जहां भारत में हम इतनी सी महंगाई से परेशान हैं, तो आप सोचिए कि यदि भारत में महंगाई 85% हो जाए तो फिर आप पर क्या बीतेगी। और कुछ ऐसा ही हो रहा है तुर्की में, जहां इन्फ्लेशन रेट 85% पहुंच गया है। जिससे तुर्की की इकोनॉमी सिचुएशन दिन ब दिन खराब होती जा रही है। महंगाई आसमान छू रही है, जैसे खाने पीने की चीज़ें भी खरीदना मुश्किल होता जा रहा है। जहां एक तरफ तुर्की में महंगाई नए रिकॉर्ड तोड़ रही है, वहीं दूसरी तरफ तुर्की की करेंसी लीरा भी लगातार कमज़ोर होती जा रही है। और इस महंगाई से आम जनता का जीना भी मुश्किल होता जा रहा है। In Turkey, inflation is sky high. Their currency, the lira, has collapsed. People are struggling to pay for food. Erdogan. देखो, ये है तुर्की, जो मुस्लिम वर्ल्ड के गिने चुने देशों में से है जहां डेमोक्रेसी है। और 2002 में जस्टिस एंड डेवलपमेंट पार्टी की शानदार जीत के बाद 2003 में अर्दोगान प्राइम मिनिस्टर बने। इनके इकोनॉमी रिफॉर्म के कारण तुर्की की जीडीपी ग्रोथ रेट बढ़िया थी, लेकिन समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता। कोविड-19 के कारण पूरी दुनिया मंदी का सामना कर रही थी। इससे तुर्की की इकोनॉमी को भी तगड़ा झटका लगा, क्योंकि लॉकडाउन में बिजनेस ठप पड़ गए थे, जिससे तुर्की में 25 से 30% इन्फ्लेशन बढ़ गया। अब आप सोच रहे होंगे कि कोविड-19 के कारण तो लॉकडाउन पूरी दुनिया में लगा था, सभी देशों के बिजनेस बंद हो गए थे, लेकिन फिर भी इतनी महंगाई नहीं बढ़ी जितनी तुर्की में बढ़ी थी। तो इसके पीछे क्या कारण था? दरअसल तुर्की इंपोर्ट ज़्यादा करता है कंपेयर टू एक्सपोर्ट, तो इस महामारी के कारण एक्सपोर्ट कम हो गया, यानी तुर्की में जो डिमांड थी वो पूरी नहीं हो पा रही थी। तो इसका सीधा मतलब था, जब डिमांड ज़्यादा हो और सप्लाई कम हो तो तुर्की में प्राइस बढ़ना तो स्वाभाविक था। यानी तुर्की में सप्लाई ना होने के कारण महंगाई तो पहले से ही बढ़ी हुई थी। और इसके बाद तुर्की के प्रेसिडेंट अर्दोगान ने एक ऐसा फैसला लिया जिससे तुर्की की इकोनॉमी की बाकी कसर इन्होंने पूरी कर दी। दरअसल अर्दोगान का मानना था कि यदि इंटरेस्ट रेट को कम कर दिया जाए तो लोग लोन ज़्यादा लेंगे, और जब लोगों के पास ज़्यादा पैसा आएगा तो लोग बिजनेस शुरू करेंगे, जिससे देश में डेवलपमेंट होने के साथ ही एक्सपोर्ट भी बढ़ेगा। लेकिन मिस्टर अर्दोगान ये भूल गए थे कि उनका देश इंपोर्ट ज़्यादा करता है। तो दरअसल हुआ ये कि जब तुर्की के सेंट्रल बैंक ने इंटरेस्ट रेट को कम कर दिया तो लोगों ने लोन लेना शुरू कर दिया। लेकिन समस्या ये शुरू हो गई कि मार्केट में डिमांड ज़्यादा थी, क्योंकि लोगों के पास पैसा था, लेकिन सप्लाई उतनी नहीं थी। तो इसका असर ये हुआ कि तुर्की में चीज़ों के दाम घटने की बजाय बढ़ने लगे, जिससे तुर्की में इन्फ्लेशन बढ़ने लगा। जब किसी देश में इन्फ्लेशन बढ़ने लगता है तो उस देश का सेंट्रल बैंक इंटरेस्ट रेट को बढ़ा देता है, जिससे लोन लेना और महंगा हो जाता है, जिससे मनी सप्लाई कम हो। जब खर्चा कम होगा तो डिमांड भी कम होगी, जिससे इन्फ्लेशन कम हो सके। लेकिन अर्दोगान ने इसका उल्टा किया और इन्होंने सेंट्रल बैंक के इंटरेस्ट रेट को और कम कर दिया, और फिर जिसका डर था वही होना था। तुर्की में इन्फ्लेशन रेट इस हद तक बढ़ गया कि आम नागरिकों के लिए रोज़मर्रा का सामान खरीदना भी मुश्किल हो गया है। और इस इन्फ्लेशन बढ़ने से लोगों की सैलरी भी कम हो गई है, जिससे उन्हें कोई भी चीज़ खरीदने के लिए कई बार सोचना पड़ता है। अक्टूबर 2022 में तुर्की में इन्फ्लेशन रेट 85.5% पर पहुंच गया, जो तुर्की में पिछले 24 सालों में सबसे ज़्यादा था। वहीं दूसरी तरफ भारत में जहां हम इतनी सी महंगाई से परेशान हैं, तो आप कल्पना कीजिए कि यदि इतनी महंगाई हमारे देश में हो जाए तो क्या हाल होगा। खैर, शेविम यिल्दिरिम ने बीबीसी को बताया कि सब कुछ बहुत महंगा है, कीमत इतनी अधिक है कि इस कीमत पर एक परिवार के लिए खाना पका पाना भी असंभव है। फेराइट ट्रूफन ये शिकायत करते हैं कि अब उनके पास अपनी कीमती चीज़ों को बेचने के अलावा दूसरा कोई जरिया नहीं है। लेकिन अगर हम सारा कुछ बेच ही देंगे तो हमारे पास बचेगा क्या। इसके अलावा तुर्की के युवाओं की भी नाराज़गी है, जो सोशल मीडिया पर साफ साफ देखी जा सकती है। नाज एक फैक्ट्री में काम करती है और उनका कहना है कि इन्फ्लेशन रेट बढ़ने की वजह से हमारी सैलरी और परचेजिंग पावर कम हो गई है। आम चीज़ें खरीदने के लिए भी हमें 2 बार सोचना पड़ता है। मैंने जितनी कल्पना नहीं की थी उससे कहीं ज़्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। किराए की कीमतों में इजाफे की वजह से भी परेशानियां हो रही है, क्योंकि जब वो अपना फ्लैट छोड़ रही थी उस वक्त किराया 2 गुना हो चुका था। नाज कहती है कि क्रेडिट कार्ड के इस्तेमाल की ज़रूरत तब पड़ती है जब ज़रूरी चीज़ें खरीदने के लिए भी लोग असमर्थ हो जाते हैं। वो कहती है कि फैक्ट्री में या आसपास किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढना मुश्किल हो गया है जिसने कर्ज ना लिया हो। और ये कहानी आज के समय में तुर्की में रहने वाले लाखों लोगों की है। तुर्की के सेंट्रल बैंक की फॉर्मर गवर्नर हाफिज अरकान भी
इस्तांबुल में किराया देने में भी असक्षम होने की बात कही है। जनवरी में अरकान ने कहा कि हमें कोई घर नहीं मिला, हद से ज़्यादा महंगे घर हैं, हम अपने पेरेंट्स के साथ रहने चले गए। क्या इस्तांबुल मैनहट्टन से भी ज़्यादा महंगा हो गया है? अब आपका सवाल होगा कि जब किसी भी देश में हाई इन्फ्लेशन होता है तो उस देश का सेंट्रल बैंक ब्याज दरों को बढ़ा देता है, तो फिर अर्दोगान ऐसा क्यों नहीं कर रहे? दरअसल ये अनकन्वेंशनल मॉनेटरी पॉलिसी को फॉलो कर रहे हैं। तुर्की के हालात आने वाले दिनों में और भी खराब होंगे क्योंकि अर्दोगान इकोनॉमी थ्योरी के विपरीत चल रहे हैं और ब्याज दरों को कम कर रहे हैं, जबकि दूसरे देशों के बैंक महंगाई को कंट्रोल में लाने के लिए ब्याज दरों को बढ़ा रहे हैं। यानी तुर्की में इन्फ्लेशन बढ़ने के बाद भी लगातार ब्याज दरों को कम करने की कोशिश कर रहे हैं। दरअसल अर्दोगान का मानना है कि ब्याज दरों को बढ़ाने से अमीर और अमीर जबकि गरीब और गरीब बनता है। किसी भी देश की वीक करेंसी उस देश की बढ़ती इन्फ्लेशन को दर्शाती है, जिसे हम तुर्की के एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। जब तुर्की में इन्फ्लेशन बढ़ रहा था तब इकोनॉमिस्ट यही सलाह दे रहे थे कि तुर्की के सेंट्रल बैंक को ब्याज दरें बढ़ा देनी चाहिए, लेकिन मिस्टर अर्दोगान अपनी जिद पर अड़े रहे और जो भी इनकी पॉलिसी के खिलाफ होता था उसे हटा दिया जाता था। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर अर्दोगान ऐसा क्यों कर रहे हैं। दरअसल अर्दोगान का मानना है कि सेंट्रल बैंक के इंटरेस्ट रेट को कम कर दिया जाए तो लोग अधिक लोन लेंगे। जब लोगों के पास अधिक पैसा आएगा तो लोग बिजनेस शुरू करेंगे, जिससे देश में डेवलपमेंट होने के साथ ही तुर्की एक्सपोर्ट भी करेगा, फिर इन्फ्लेशन कम हो जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और तुर्की में इन्फ्लेशन बढ़ने से इन्वेस्टरों ने जो पैसा लगाया था उसे डिपॉजिट करना शुरू कर दिया। वही इन इन्वेस्टरों ने ज़्यादातर पैसा तुर्की की करेंसी लीरा और यूएस डॉलर में लगाया था। इससे डिपॉजिट करने से पैसों की कमी होने लगी, इसलिए अर्दोगान ने लीरा की वैल्यू डॉलर के मुकाबले कम कर दी, जिससे हुआ ये कि अब तक भारी इन्वेस्टर ही अपना पैसा निकाल रहे थे, उसकी जगह अब तुर्की के आम नागरिकों ने भी पैसा निकालना शुरू कर दिया। इसलिए लीरा की वैल्यू गिरने लगी तो लोगों ने लीरा की जगह यूएस डॉलर का इस्तेमाल करने लगे, क्योंकि यूएस डॉलर की वैल्यू तो सेम ही थी। इसलिए अब तुर्की के सेंट्रल बैंक में फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व घटने लगा। तुर्की में करेंसी क्राइसिस हाल ही के महीनों में यूएस डॉलर और यूरो के मुकाबले अब तक की सबसे निचले स्तर पर पहुंच गई है, जिससे यह दुनिया की सबसे खराब प्रदर्शन करने वाली मुद्राओं में से एक बन गई है। अर्दोगान जो लगभग 19 सालों से सत्ता में है और इनकी प्रवृत्ति निरंकुश होती जा रही है, जो लंबे समय से ये तर्क देते आ रहे हैं कि उच्च ब्याज दरें इन्फ्लेशन का कारण बनती है, जबकि इकोनॉमिस्ट आमतौर पर यह कहते हैं कि ब्याज दरों की वृद्धि से कीमतें कम हो जाएगी। देश की अनकन्वेंशनल मॉनेटरी पॉलिसी से विदेशी निवेशकों को डरा दिया है। करेंसी एक्सचेंज में काम करने वाली हुलिया उराक ने कहा कि लोग अपनी बचत को लेकर आते हैं और हमेशा डॉलर ही खरीदना चाहते हैं। तुर्की के प्रेसिडेंट अर्दोगान इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए विकास और निर्यात को बढ़ावा देकर और रोजगार सृजन के लिए कम उधारी लागत पर जोर दे रहे हैं। अर्दोगान की इकोनॉमी पॉलिसी का नतीजा ये हुआ कि महंगाई आसमान छू रही है। ब्याज दरों को कम रखने से न तो प्रोडक्शन बढ़ा है और न ही एक्सपोर्ट बढ़ा है, बल्कि इसके विपरीत इकोनॉमी जरूर लड़खड़ाने लगी है। तुर्की के नेता करेंसी कोलैप्स के लिए विदेशी ताकतों को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, जो तुर्की की इकोनॉमी को नष्ट करने पर तुले हुए हैं। पर सच्चाई ये है कि तुर्की की इस हालत के पीछे अर्दोगान की पॉलिसी जिम्मेदार है।